हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 और चैप्टर है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। इसे भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान, और प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू, इसके बारे में। तो इंडिया के अंदर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर आपका जो हिमालय पर्वत है वो है, कैसे कैसे वो विभाजित है, एंड साथ ही साथ उत्तर का जो विशाल मैदान है उसे कितने भागों में विभाजित किया है, कौन कौन से राज्य हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, एंड तीसरा जो प्रायद्वीपीय पठार है या पेनिनसुलर प्लेटू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है और उसका शेप कैसा है, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ, भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, बिल्कुल सही है। कहीं पर हमें पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं पर हमें मैदान दिखाई देते हैं, कहीं पर हमें पठार दिखाई देते हैं और कहीं पर हमें मरुस्थल दिखाई देता है। भारत इसका मतलब विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। किस प्रकार के क्षेत्र अथवा भूभाग में निवास करते हैं, तो अगर आप जिस एरिया में रहते हैं तो हम लोग रहते हैं मैदानी इलाके में। उत्तराखंड का जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है वो पड़ता है आपका पहाड़ी इलाके में। और जो आपका नीचे का इलाका है जैसे कि कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ये सारा का सारा इलाका आता है पठारी क्षेत्र में। अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से भलीभांति परिचित होंगे, और अगर पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से अच्छी तरह से परिचित होंगे। भारत में हर प्रकार की भू आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जैसे मैदान भी हैं, पर्वत भी हैं, मरुस्थल भी हैं, पठार भी हैं, द्वीप भी हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि इन विभिन्न तरह की भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, तो आइए हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनका निर्माण जो है वो कैसे हुआ और इनकी क्या विशेषताएं हैं इन संरचनाओं की। तो एक सिद्धांत दिया गया है कि जो भारत का ये विशाल हमारा सारा इलाका है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, भूभाग जो है भारत का, इसका निर्माण आखिर हुआ किस तरीके से। तो भारत का विशाल भूभाग का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों यानी एक समय में नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके डिफरेंट डिफरेंट एराज में इसका निर्माण हुआ है, जिसने उसके उच्चावचों को प्रभावित किया। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई और नीचे, ऊंचा नीचा, इस तरीके से इसे हम बोलते हैं उच्चावच। भूगर्भीय निर्माणों के अलावा कई अन्य प्रक्रियाएं, एक तो भूगर्भीय निर्माण मतलब पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं हो रही थी, पृथ्वी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही थी, उनसे जो भारत के धरातल है या भारत का जो भूभाग है उसका निर्माण हुआ है। और इसके अलावा और भी कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे अपक्षय। अपक्षय मतलब किसी भी एजेंट के द्वारा किसका, किसी भी भूमि का अपक्षय होना, यानी कि वहां से मिट्टी का हटना। दूसरा आपका अपरदन। अपरदन भी वही है। अपक्षय वैसे बेसिकली होता है कि किसी टेम्परेचर पर, किसी बारिश पर, कभी बारिश होना, कभी टेम्परेचर ज्यादा होना, उस कंडीशन में जब एक आपकी बड़ी सी चट्टान जो है वो टूट जाती है तो फिर क्या बन जाता है, मैदान। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपक्षय, और हिंदी में अपक्षय और इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। अप्रदन आपका क्या होता है, जैसे पानी के द्वारा नदी बह रही है, वहां से भूमि का हट जाना, नदी बहुत अपने बहाव के साथ में मिट्टी को लेकर के जाती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अप्रदन। निक्षेपण मतलब कहीं से अगर हटती है, कहीं से अगर भूमि से मिट्टी हट रही है तो किसी दूसरे इलाके में जाकर के वो जमा हो रही होगी, और जमने को हम बोलते हैं निक्षेपण। इनके द्वारा भी उच्चावचों का निर्माण और संशोधन होता रहता है, यानी नए नए बनते रहते हैं और उनमें चेंजेस होते भी रहते हैं। जैसे अगर किसी इलाके में नदी बह रही है तो नदी क्या करेगी, पर्वतों से बहती हुई आती है और पर्वतों से क्या करेगी कि अप्रदन करते हुए ढेर सारी मिट्टी लेकर के आएगी और मैदानी इलाके में ला करके जमा कर देगी। तो उसने पर्वतों को क्या किया, अप्रदन किया, और मैदानी इलाकों में उस मिट्टी को ला करके जमा कर दिया। तो थोड़े समय के बाद आज जो हमें मैदानी इलाका दिख रहा है, लंबे समय में वो भी क्या हो जाएगा, छोटा छोटा पर्वत बन जाएगा, अगर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी तो यही बात यहाँ पर कही गई है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की मदद से भूगर्भ शास्त्री यानी कि जियोलॉजिस्ट जो थे, उन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार का एक सर्वमान्य सिद्धांत यानी एक सिद्धांत है कि कैसे भारत के अंदर भूभाग का निर्माण हुआ है। अलग अलग भूभाग का निर्माण हुआ है, उसमें से एक सिद्धांत है
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये क्या कहता है कि जितना भी भूभाग है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी का निर्माण 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। जैसे हम चित्र में एक बार देखते हैं तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कहता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की, जो जितना भी भूभाग है, पूरा जो भूभाग है, यानी ये विश्व का मैप है और इसमें जितना भी भूभाग है इसका निर्माण किससे हुआ है, कई सारी प्लेट से हुआ है। जैसे एक प्लेट है अरेबियन प्लेट, दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, तीसरी है कैरिबियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, नाज़का प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो बेसिकली क्या है, किसकी वजह से हुआ है, इन सारी प्लेट से। और ये प्लेट्स क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, कहीं पे जाकर के आपकी टकरा रही है और कहीं पे दूर जा रही है। इसे ही हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। तो क्या कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है उसका निर्माण 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव पैदा होता है। ये जो प्लेट है, जैसे सपोज अगर हम कहें कि एक प्लेट ये है, इसके ऊपर कोई महाद्वीप, कोई कॉन्टिनेंट रखा हुआ है। अब ये एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट ये है, इसके ऊपर भी एक कोई कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप रखा गया है। अब ये प्लेट क्या कर रही है, आपस में टकरा रही है, गति कर रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है। इनके दूर जाने और पास आने की वजह से, यानी कि इनकी गति की वजह से, जो प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर महाद्वीप स्थित है, महाद्वीप किससे बने हुए होंगे, पत्थरों से, चट्टानों से, उनमें क्या होगी, गति होगी। और उनकी गति के कारण ही हमें क्या देखने को मिलता है, वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। अब वलन का मतलब है फोल्ड बनना। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इस प्लेट से ये प्लेट टकराई तो ये वाली प्लेट इसके ऊपर चढ़ गई। जब ये इसके ऊपर चढ़ी तो उससे क्या हुआ, ऊपर जाने से फलन बना। वलन मतलब एक फोल्ड बना। फिर एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है, बीच में ढेर सारा मलबा है, दोनों तरफ से ये प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है, बीच का जो मलबा होगा वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इसे भी कहते हैं हम वलन। और भ्रंशीकरण मतलब अगर ये दूर चली जाए, ये प्लेट दोनों पास पास थी, किसी कारण से ये दूर जाएंगी, बीच में जो बना है उसे हम बोलते हैं खाई, यानी कि भ्रंश। और ज्वालामुखी क्रियाएं, जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाएंगी तो बीच का जितना भी मलबा है वो ऊपर की तरफ निकल करके बाहर आ जाएगा। जैसे सपोज एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये दोनों जब दूर जाएंगी तो बीच से क्या होगा, लावा बाहर आ जाएगा और इसे ही हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनो। तो क्या हो गया, ज्वालामुखी हुआ। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं और सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो ये जो प्लेट गति कर रही है, यानी कि गति का मतलब दूर भी हो सकती है, एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे के पास भी आ सकती है, दैट मीन्स इनके अंदर क्या है, मूवमेंट है। कैसा है, 3 तरीके का है। पहला है अपसारी, दूसरा है अभिसारी और तीसरा अगर हम कहें तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म। यानी कि एक पे क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है प्लेट, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। अभिसारी में एक प्लेट इसके पास आ रही है, दूसरी प्लेट इसके पास आ रही है, दोनों क्या कर रही है, टकरा रही है। तीसरे नंबर पर ना तो दूर जा रही है ना पास आ रही है, साथ ही साथ बस एक दूसरे का घर्षण कर रही है। इस तरीके से जो 3 गतियां हैं वो हमें इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आकर अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं। तथा रूपांतर परिसीमा, यानी कि जब पास आ रही हैं दोनों प्लेट्स तो क्या कह रहे हैं हम उसे, पास आने को, जब 2 टकराकर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारित, पास आ रही हैं तो अभिसारी। और जब ना तो पास आ रही है ना दूर जा रही है बल्कि एक दूसरे के साथ में इस तरीके से घर्षण कर रही हैं, उसे बोलते हैं रूपांतर। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में बदलाव हुआ है और भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गति के कारण ही संभव हुआ है। कुल मिलाकर के भारत का जो आज हम भूभाग देख रहे हैं, कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मरुस्थल, कहीं पे मैदान, कहीं पे द्वीप, इन सब के पीछे बनने का जो कारण है वो क्या है, गति। किसकी गति, प्लेटों की गति। तो इन्हीं गति के कारण ही भारत का आज ये भूभाग हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि विश्व के जो अधिकांश
ज्वालामुखी और भूकंप संभावी क्षेत्र हैं वो प्लेट के किनारों पर स्थित है। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। अगर ये एक दूसरे के पास जा रही हैं तो यहाँ किनारों पर आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, भूकंप क्षेत्र मिलेगा या ज्वालामुखी क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। परंतु कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, ज्यादातर यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पे भी भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र मिल सकता है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, यानी पत्थर पाए जाते हैं, रॉक्स पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं। इस प्रकार की शैलों का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, हम जानते हैं। कुछ शैलें सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं। सेल खड़ी बहुत मुलायम पत्थर होता है और कहाँ मिलता है, राजस्थान में। पुराने समय में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता था और इससे ज्यादातर ज्वेलरी बनाई जाती है। इस प्रकार की शैलों का उपयोग टेल्कम पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है और पाउडर बनाने में भी इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे देश की भूमि काफी अधिक भौतिक भिन्नताएं प्रदर्शित करती है। अभी जस्ट हमने देखा, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है वो पुराना है, हमारे यहाँ पर सबसे पुराना है। यह भाग भूमि का काफी स्थिर भाग माना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है, दूसरा स्थिर भाग है। लेकिन हाल ही में आए भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में निर्मित स्थलाकृतियां, हिमालय और उत्तरी मैदान नए हैं, यंग हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यंग है और अस्थिर है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दिखाती है, यानी कि नए नए हैं, युवा है, नए हैं, जिसके अंतर्गत तेज बहने वाली नदियां, गहरी घाटियां, ऊंचे शिखर शामिल है। उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, जलोढ़ निक्षेपों से। जलोढ़ निक्षेप वे निक्षेप होते हैं जो नदियां लेकर के आती है। तो नदी जब बहती है तो अपने साथ में बहुत सारे निक्षेप लेकर के आती है, उन्हें हम बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण रूपांतरित एवं आग्नेय शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से हुआ है। तो ये इनके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, स्थिर है और पुराना है। निर्माण कैसे हुआ है, रूपांतरित और आग्नेय शैलों के जो कम ऊंची चट्टानें हैं, कम ऊंची घाटियां हैं, उनसे हुआ है। जबकि जो हिमालय है वो नया है, अस्थिर है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उत्तर का जो मैदान है वो भी नया है और उसका निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। कुल मिलाकर के भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं, बहुत तरीके की भौगोलिक आकृतियां भारत में मिलती हैं। उसके आधार पर हम भारत को 6 भागों में बांट सकते हैं। अभी एटलस में देखेंगे, मैप में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा भारत का मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठवां द्वीपीय समूह। अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी लोकेशन कौन सा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आ जाता है आपका विशाल हिमालय, नॉर्थ में यानी उत्तर की तरफ है आपका विशाल हिमालय, पहला भाग। दूसरा ये है आपका उत्तर का मैदान, जहाँ पे हिमालय खत्म होता है, ठीक वही नीचे की तरफ दक्षिण से शुरू होता है उत्तरी मैदान। तीसरा आपका आता है पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार, तो ये पूरा भाग आपका कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा यहाँ पर आता है आपका भारत का मरुस्थल इस इलाके में। पांचवें आते हैं आपका जो है आपका प्रायद्वीपीय तट, ये है पहला और ये है दूसरा, दोनों है। एक है आपका वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट और एक है आपका ईस्ट कोस्ट यानी कि उत्तरी तट, पूर्वी तट। और आपका नेक्स्ट छठवा आता है महाद्वीप, ये आपके द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं, हिमालय को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हिमालय पर्वत तो हमारे देश की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय पर्वत। ये पूरा हिमालय पर्वत है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी सीमा पर स्थित। विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे कैसी पर्वत श्रृंखला है, वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन से फोल्ड दिखाई देते हैं, ठीक है।
ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। तो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? यहाँ पे बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर के ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है ये पर्वत। हिमालय संसार की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। तीसरी बात, सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अवरोध है, उसकी वजह से हमारी तरफ ना तो कोई शत्रु आ पाता है और ना ही किसी तरीके की ठंडी हवाएं आ पाती हैं। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। तो आप देखो ये लगभग अर्धवृत्त बनाती हैं जो 2400 किलोमीटर लंबे में फैली है। चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तथा कश्मीर में 400 किलोमीटर है। यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है, देखो ज्यादा चौड़ा है यहाँ पे चौड़ाई कम हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कम चौड़ा है, जम्मू कश्मीर की तरफ ज्यादा चौड़ा है। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की ऊंचाई में ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में ज्यादा ऊंचाई नहीं है, यहाँ पे बहुत ऊंचाई में विविधता देखने को मिलती है। एक चोटी बहुत ऊंची है जैसे कि कंचनजंगा, और उसके बाद एक चोटी की ऊंचाई काफी कम है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हिमालय को हम विभाजित कर रहे हैं 3 भागों में। इन श्रृंखलाओं के मध्य काफी ज्यादा संख्या में घाटी पाई जाती है। जैसे एक श्रृंखला है ये और दूसरी श्रृंखला है ये, तो इनके बीच में क्या मिलेगी? घाटी, ये मिल गई घाटी। तीसरी श्रृंखला इसके ऊपर ये, अब इनके बीच में भी हमें क्या मिलेगी? घाटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलती हैं? घाटी भी मिलती हैं। कहाँ पर? इनके बीच बीच की श्रृंखला में। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय, सबसे ऊपर है महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। यह सर्वाधिक सतत श्रृंखला है, कंटिन्यूअस है, सर्वाधिक सतत है। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे ज्यादा ऊंचे शिखर विद्यमान है। कितनी है यहाँ की औसत ऊंचाई? 6000 मीटर। हिमालय के सभी मुख्य शिखर शामिल हैं, इसमें बहुत हिमालय के सभी मुख्य शिखर शामिल हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ये याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा नहीं है, इट्स कंचनजंगा, ये है भारत में। मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। एटलस लीजिएगा, उसमें सब मार्क करिएगा, एक एक करके चोटियां आपको सब मिल जाएंगी। नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेत भारत में, नमचा वर्मा भारत में, गुरला मंदाता नेपाल में। तो कौन सी नेपाल में, कौन सी भारत में, कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय में, सबसे ऊपर हिमाद्री में। हिमालय को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला वाला ऊपर की तरफ जो मिलता है उसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। यहाँ की चोटियां बहुत ऊंची हैं, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। महान हिमालय के विलय की प्रकृति असममित है। कैसी है? कंटिन्यूअस है। और इसके विलय की प्रकृति, विलय यानी फोल्ड्स की प्रकृति कैसी है? एसिमेट्रिकल है। कोई फोल्ड इतना बड़ा है और कोई फोल्ड इतना छोटा है। हिमालय के इस भाग का क्रोट ग्रेनाइट से निर्मित है। यह श्रृंखला बर्फ से ढकी रहती है और इससे अनेक हिमानियों का प्रभाव होता है। बर्फ से ढकी रहती है हमेशा। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, तो ये आप बना लेंगे नाम। ठीक है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों एवं दर्रों के नाम। हिमानियों एवं दर्रों के नाम अब एटलस को लिए आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ग्लेशियर, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, हिमानी मतलब ग्लेशियर। दूसरा मिलाम ग्लेशियर मिलेगा आपको। देन उसके बाद दर्रे, कई सारे दर्रे मिलेंगे, बारालाचा है ना, लिम्फू पास। देन उसके बाद खारदुंगला पास, बहुत सारे पासेस मिलेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में विद्यमान श्रृंखला सबसे ज्यादा असमान है, तो ये रही हिमाद्री। और हिमाद्री के दक्षिण में अब ये जो श्रृंखला है ये असमान है। असमान मतलब डिसकंटिन्यूअस, एक सी नहीं है। यह श्रृंखला हिमाचल तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसे कहते हैं हिमाचल और निम्न हिमालय। ये श्रृंखलाएं मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से बनी है। ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच। चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं इसमें? पीर पंजाल सर्वाधिक लंबी एवं महत्वपूर्ण है। महाभारत भी आती है, धौलाधर भी आती है, इसी में ही आती है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कुल्लू कांगड़ा की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हमें क्या क्या रीजन सब दिखेगा अपने एटलस में? नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, इसकी स्थिति हम देखे हैं और कहाँ किस राज्य में है। उत्तराखंड में पढ़ेंगे, तीनों आपके उन राज्यों के नाम लिख देंगे। ठीक है,
चलो, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला दो हो गई। बाहरी श्रृंखला का नाम है शिवालिक। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए। उन्हीं श्रृंखलाओं से जब नदी बहुत सारा मटीरियल ला रही थी, मैंने जस्ट आपको बताया अभी, नदी जब अपने साथ मटेरियल लाएगी, कहीं तो जमा करेगी, तो बहुत लंबे समय में वो किसका निर्माण कर देंगे? पर्वतों का। शिवालिक ऐसे ही उदाहरण है। ये घाटियां बजरी, इसके बाद नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। ये घाटियां बजरी जलोढ़ की मिट्टी से ढकी हुई है। शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच स्थित घाटी को दून कहते हैं। जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब किस किस के बीच में? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में। ठीक है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जा सकता है। पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर सिंधु और सतलज के मध्य स्थित हिमालय के भाग को क्या कह रहे हैं? पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर व हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो पंजाब हिमालय कह लो, या फिर क्या कह लो? कश्मीर व हिमाचल हिमालय। काली और सतलज नदियों के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय। दूसरा आ गया हुमायूं हिमालय। तीसरा, तीस्ता एवं काली नदी हिमालय के बीच के भाग को बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता एवं दिहांग नदी असम हिमालय का निर्माण करती है। और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम याद करने हैं अगर हम देखें तो। देखिए, जैसे इस तरीके से भी हम विभाजित कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, ये पूरा आपका हिमालय है और इसको हम अगर विभाजित करें तो यहाँ पर अगर हम नदी के हिसाब से देखें तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसे हमने नाम दे दिया पंजाब हिमालय। सतलज से यहाँ पर आपकी पड़ेगी काली रिवर, यहीं पे कहीं पड़ती है, नेपाल के आसपास पड़ेगी आपकी काली रिवर। और वहां पर हम वहां से वहां तक अगर हम देखें तो हम उसको नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं हम सतलज से काली तक के एरिया को कहेंगे नेपाल हिमालय। उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। यहाँ से तीस्ता तक के को कहते हैं हम नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को हम कहते हैं असम हिमालय। तो एक विभाजन जो है वो हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ कर दिया हिमालय का, और दूसरा विभाजन हमने कर दिया ऐसा ऊपर से नीचे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। दिहांग महाखंड, महाखंड मतलब गॉर्ज के पश्चात हिमालय दक्षिण की तरफ एक तीखे मोड़ का निर्माण करते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इनको पूर्वी पहाड़ियों और पूर्वांचल कहाँ पर है? देखिए, ये है, यहाँ पर हिमालय क्या हुआ है? टर्न हो गया है ना इस तरीके से, ये वाला इलाका, दिस रीजन, ये रीजन आपका, ये है आपका पूर्वी हिमालय का इलाका, छोटे छोटे पर्वत, और इस तरीके से हिमालय ने क्या ले लिया है? बैंड ले लिया है। ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। मजबूत बलुआ पत्थरों से इनका निर्माण हुआ है। और बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे मीजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ये सब हमें देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं उत्तरी मैदान पर, उत्तर के विशाल मैदान पर। इनका निर्माण नदियों से हुआ है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनसे हुआ है। और बहुत लंबे समय से ये नदियां जब पर्वतों से सेडिमेंट्स अवसाद लेकर के आ रही थी, उनको जमा किया, उससे हुआ है। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर। बहुत लंबे क्षेत्र में जो है ये फैले हुए हैं। काफी फर्टाइल हैं, बहुत उत्पादक होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और वो है मांजुली द्वीप। ठीक है। उत्तरी पर्वतों की ओर से आने वाली नदियां निक्षेप करती जाती हैं और उन्होंने ही निर्माण किया है विशाल मैदानी क्षेत्र का। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग, और ये बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पंच यानी कि पांच, और आब मतलब पानी। पांच नदियां जब पानी लेकर के आ रही हैं, उससे जो फर्टाइल एरिया बना है उसे हम बोलते हैं पंजाब। उत्तर का जो मैदान है उसे हम तीन उपवर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि पंजाब का मैदान कहाँ पड़ेगा? उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग।
दूसरा, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद सिंधु की सहायक नदियां हैं जैसे चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम और सतलज, इनसे इसका निर्माण हुआ है। यही नदियां मिट्टी जब लाई हैं, उनको डिपॉजिट किया है, तब निर्माण हुआ है आपका पंजाब के मैदान का। घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है आपका गंगा का मैदान। घग्गर और तीस्ता कौन कौन से राज्य पड़ेंगे यहाँ पर? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भाग और पश्चिम बंगाल का भाग। ठीक है। तीसरा आता है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उत्तर का जो मैदान है उसे 3 भागों में बांट दिया, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो कहाँ पे? असम में स्थित है, पश्चिम में, विशेष रूप से असम में स्थित है। सामान्य तौर पर उत्तरी मैदानों की व्याख्या उसके जो हाइट है, उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्तर के रूप में की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कई सारे और क्षेत्र दिखते हैं उत्तर के विशाल मैदान में, जैसे भांबर। भांबर कौन सा इलाका? ठीक जहां पर पर्वत खत्म होता है, शिवालिक जहां पे खत्म होता है, वहां पे जो इलाका मैदानी क्षेत्र का हमें दिखता है वो है आपका भांबर। यहाँ पे जो नदियां हैं वो क्या होती है? विलुप्त हो जाती हैं, इसे हम बोलते हैं भांबर का इलाका। भांबर के बाद दूसरा इलाका हमें मिलता है तराई। यहाँ पे दलदली क्षेत्र है और यहाँ पे जो नदियां होती हैं वो पुनः दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद हमें तीसरा इलाका दिखाई देता है बांगर का, और बांगर का वो इलाका है, तीसरा इलाका हमें मिलता है भांगर का या बांगर का। वो कौन सा इलाका है? जहां पर बहुत मोटे मोटे बोल्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, कंकड़ देखने को मिलते हैं। और चौथा इलाका आता है आखिरी, खादर का। खादर वो इलाका है जहां पर नदी सबसे लास्ट में जाकर के जो है वो समुद्र में जहां पर मिल रही होती है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं खादर का क्षेत्र। ना तीसरा भूभाग आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार। पठार वो इलाका है जो मेज की आकृति की तरह होता है। मेज की आकृति का मतलब है दोनों साइड से स्लोप होगी, ढलान होगी, लेकिन जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा, वो पॉइंटेड नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं पठार। तो भारत के अंदर अगर हम कहें तो जो आपका नीचे का इलाका है, नीचे से मतलब जहां पर आपका मैदानी इलाके का दक्षिण का इलाका है, वहां पे हमें पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। और पठार को हम 2 भाग में बांट देते हैं। पहला मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, 2 भागों में बांट दिया है। पहली मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार के भाग को मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर फैला है, उसे बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। यानी नर्मदा से ऊपर वाला सारा मध्य उच्च भूमि और नर्मदा से नीचे वाला सारा कहलाता है आपका दक्कन का पठार। तो नर्मदा के ऊपर मध्य उच्च भूमि में हमें क्या क्या देखने को मिलती है? विंध्या श्रेणी, विंध्या श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, देन उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, देन उसके बाद पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है, और इसी इलाके से आपका जो डेजर्ट है उसका निर्माण होता है। नदी कौन कौन सी मिलेंगी हमें यहाँ पर? मध्य उच्च भूमि में बेतवा, चंबल, सिंधु, केन। ये सिंधु नहीं है, बेसिकली इट्स सिंध, सिंध है ये, सिंधु नहीं है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा और कौन कौन से हमें पठार मिलेंगे? तो पठार मिलेगा बघेलखंड का पठार, प्लेटू, बुंदेलखंड का प्लेटू, साथ ही साथ आपका छोटा नागपुर का पठार, ये सब देखने को मिलता है। कैसा है ये आपका पठार? त्रिभुज के आकार का। कैसा है? त्रिभुज के आकार का। देन उसके बाद भी हमें और क्या मिलती हैं? और पहाड़ियां, महादेव पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियां, इन सबको एटलस में देख लीजिएगा, मैकाल की पहाड़ियां, ये सब हमें देखने को मिलती हैं मध्य उच्च भूमि में। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, जो है आपका दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में अगर हम चलें तो हमें मिलती है अनाई मुदी, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण की, उसे हम बोलते हैं अनाई मुदी। इसके अलावा हमें मिलती है दोदा बेटा, इसके अलावा नीलगिरी। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार कैसा बना हुआ है? काली मिट्टी का बना हुआ है। और कौन सी मिलती हैं? शेवरॉय, जावेदी की पहाड़ियां, उडाई कनाल, उदग मंडलम,
जैसे हम ऊटी कहते हैं, ये सारे हमें हिल स्टेशंस मिलते हैं। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार में भी। किस इलाके में? दक्कन के पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा, मध्य की उच्च भूमि और नीचे का दक्कन का पठार। कुछ इलाके हमें मध्य की उच्च भूमि में देखने को मिलते हैं, कुछ दक्कन के पठार में। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।